वेलकम बैक एवरीवन टू दीज फ्री सेशंस। अब आपके रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत सारे लोग जो होंगे वो काफ़ी खुश होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी वजह से, किसी शॉर्टकमिंग की वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। अब देखो यार, रोने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर हमारा परसेंटाइल इतना बन रहा है, लास्ट टाइम परसेंटाइल इतनी बनी थी, सर कुछ एनटीए में गलती हुई है या सर कुछ गलत तो नहीं है, हमारा एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। देखो, हर साल कट ऑफ जो है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और अगर आप उसी के बारे में सोचते रहोगे, ठीक है, तो आप अपना जो आने वाला अटेम्प्ट है उसको भी खराब कर लोगे, ठीक है। सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट नाउ। वो एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, भूल जाओ उसको, ठीक है। भूल जाओ इन द सेंस रिजल्ट को भूल जाओ, गलतियां जो करी हैं उसको मत भूलो, उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, ठीक है, कि क्या गलतियां हुई हैं एंड अकॉर्डिंगली मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग स्टाइल। रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है, बिकॉज जब भी आप फ्यूचर में जाके रिसर्च पेपर्स लिखोगे, थीसिस लिखोगे, आपको रेफरेंसिंग स्टाइल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और ये वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और जैसे कि आपने नोटिस किया ही होगा कि आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल ब्लेंड ऑफ माइंड से क्वेश्चन सेटअप किए जा रहे हैं। देयरफॉर दिस टॉपिक इज वेरी वेरी रेलेवेंट, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाऊंगा, तो प्लीज एंड तक देख लेना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मैक्सिमम आधे घंटे की होगी, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, उस पर सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि सेशंस कब हो रहे हैं, किस टॉपिक पे सेशन होने वाला है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मेरे साथ फ्री तैयारी कर सकते हो यार, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद हम 5 क्वेश्चंस करते हैं जिसमें आप क्लैरिटी ले सकते हो कि जो पढ़ाया है वो समझ में आया या फिर नहीं, ठीक है। और कुछ एडिशनल नॉलेज वाली चीजें हैं वो भी मैं आपको बताता रहता हूं। देखो, हर चीज लाइफ में एक्सपेक्ट मत किया करो कि स्पून फीडिंग की तरह मुंह में आ जाएगी। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आउट ऑफ द ब्लू आएंगी, आउट ऑफ द बॉक्स आएंगी, एंड सेम थिंग हैपेंस इन योर एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम ऑल्सो। 15 से 20 क्वेश्चन, जिसको मैं हमेशा कहता हूं हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। मान के चलो कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे, आपको क्या, मुझे भी नहीं आते होंगे, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो जब भी कुछ नया सीखने का मौका लगे, चांस मिले, ट्राई टू लर्न इट, ठीक है। तो पहले समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाय साइटेशन। साइटेशन का क्या मतलब होता है? बार बार कहते हैं कि भाई साइटेशन दे देना मुझे, मेरे साइटेशन इतने हो गए, ठीक है, सो एंड सो फॉर। प्रोफेसर इसके बारे में बात करते रहते हैं। साइटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो साइटेशन का क्या मतलब है? इट इज बेसिकली वे ऑफ गिविंग क्रेडिट टू द इंडिविजुअल्स for the creative and intellectual work that you have utilized to support your research। फॉर्मल सी डेफिनेशन है, हो सकता है नहीं समझ में आई होगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है। अब आप सबको पता है दैट आई एम स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ रिसर्च इन द एरिया ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, जहां पे मैं जेंडर डाइवर्सिटी ऑन बोर्ड पे काम करता हूं, ठीक है, सीएसआर पे काम करता हूं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह टॉपिक पे काम करता हूं। लेट्स से कि मेरा कोई आर्टिकल पब्लिश्ड है ऑलरेडी किसी अच्छे जर्नल के अंदर, या व्हाटएवर जर्नल इट इज। कल को आप उस आर्टिकल को पढ़ते हो, उससे लिटरेचर समझने की कोशिश करते हो, उससे मेथोलॉजी समझने की कोशिश करते हो, और उसके बेसिस पे, बिकॉज जब भी आप रिसर्च पेपर लिखते हो आपको आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं कि आपने ये रिसर्च प्रॉब्लम कहां से आइडेंटिफाई करी, आपने ये रिसर्च गैप कहां से आइडेंटिफाई किया, आपने डेटा सोर्स कहां से आइडेंटिफाई किया। हर चीज का आपको एविडेंस और बैकग्राउंड देना पड़ता है, ठीक है। लेट्स से कि आप कोई मेरा पेपर यूज करते हो जहां पे आप कहते हो कि सर आपने बीएससी 500 यूज किया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 500 इंडेक्स यूज किया था, तो हम भी यही इंडेक्स यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पे करना क्या है कि जब भी आप किसी का काम पढ़ते हो ना, या किसी के रिसर्च पेपर को यूज करते हो, आपको उस इंसान को क्रेडिट देना है। क्रेडिट देने का क्या मतलब है कि अपने पेपर के अंदर रेफरेंस सेक्शन में, ठीक है, और जहां पे उस लाइन को लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने रिसर्च पेपर में लिख रहा हूं दैट वी आर गोइंग टू यूज बीएससी 500, तो ब्रैकेट में जो मेरा पेपर यूज किया है उसको वहां पे रेफर करना, साइड करना जरूरी है। एंड सिमिलरली लास्ट में रेफरेंस सेक्शन जो है, जहां पे रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस सेक्शन आता है, वहां पे भी उसको साइड करना जरूरी है। दोनों जगह साइड करना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि भाई प्रॉपर साइटेशन हुई है, ठीक है। जब आप मेन टेक्स्ट जो रिसर्च आर्टिकल के बीच में जहां पे आपने लाइन लिखी है बीएससी 500 की, वहां पे जब आप साइड करते हो तो उसको हम टर्मिनोलॉजी देते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन, ठीक है। वर्ड लिख रहा हूं, प्लीज समझना, समझने की कोशिश करो। इन टेक्स्ट, इन टेक्स्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टेक्स्ट जो है, मेन टेक्स्ट जो है, उसके अंदर आप साइड कर रहे हो, ठीक है। और जब रेफरेंसेस लास्ट में डालते हो तो उसको आप कहते हैं दैट यू हैव गिवन प्रॉपर रेफरेंसिंग, ठीक है। समझ में आ गया? एग्जांपल अगर आपके सामने दूं मैं, ठीक है, रीड कर देता हूं। Academicians and professionals get much help from valuable perceptions following the review of pre-existing literature and assimilation of previous research finding। मतलब कहा जा रहा है कि जो एकेडमिशियंस हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको
पुराना लिटरेचर पढ़ के, ठीक है, पुराना रिव्यू करके उनको हेल्प मिलती है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। तो ये लाइन मैंने लिखी, ठीक है। अब कोई ना कोई एक पेपर जरूर होगा, कोई ना कोई एक रिसर्च आर्टिकल जरूर होगा जो ये लाइन कह रहा होगा। देखो ये लाइन हवा में से तो आई नहीं होगी, तो हमने क्या किया, हमने उसकी साइटेशन दे दी, नाम लिख दिया ऑथर्स का कि गुर्जी एंड, बहुत टफ नाम है दूसरा वाला तो मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा, तो गुर्जी एंड डब्ल्यू जो भी है 2017, ये वो ऑथर्स हैं जो ये लाइन कह रहे थे या ये आर्गुमेंट दे रहे थे, ठीक है। काम खत्म, इसको हम कहते हैं साइटेशंस, ठीक है। और इस पूरे पेपर की डिटेल हम जब रेफरेंसिंग में डाल देंगे तो हम कहेंगे कि हमने उस पेपर का रेफरेंस भी दे दिया, ठीक है। छोटी सी और चीज, साइटेशन के केस में आपको सिर्फ नाम, ये देखो ये नाम लिखा हुआ है ऑथर्स का, नेम ऑफ द ऑथर्स एंड ईयर, ईयर मतलब किस ईयर में वो पेपर पब्लिश हुआ था वो मेंशन करना होता है। जब आप रेफरेंसिंग देते हो तो आप कंप्लीट डिटेल्स लिखते हो, अभी मैं बताऊंगा क्या कंप्लीट डिटेल्स लिखते हो, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप साइटेशन इज क्लियर। आगे चलें तो द नेक्स्ट पोर्शन इज व्हाट इज अ साइटेशन स्टाइल, ठीक है। साइटेशन के बहुत सारे स्टाइल्स हो सकते हैं, दो मेजरली साइटेशन होती है, अभी मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। वन इज इन टेक्स्ट साइटेशन। इन टेक्स्ट साइटेशन का क्या मतलब होता है, जब आप उसको इंक्लूड करते हो, ठीक है, अपने टेक्स्ट के अंदर जो मेन बॉडी है वहां पे जब आप यूज करते हो। अब आप देखो यूज करोगे तो आप जनरली क्या कर सकते हो, या तो आप एज इट इज दे सकते हो, एज इट इज देते हो तो आप क्या करते हो, आप कॉमा लिखते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि भाई BSE 500 इंडेक्स इज बीइंग यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और आपने ये पूरी की पूरी लाइन एज इट इज कॉपी कर ली है किसी दूसरे रिसर्च आर्टिकल से, तो आप क्या करते हो, आप उसको डबल कोट्स में डालते हो, पहली चीज, ठीक। दूसरा, जनरली स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते क्योंकि इससे प्लेगरिज्म आएगा और आपको प्लेगरिज्म कम से कम रखना होता है, तो आप क्या करते हो, आप उसको अपने वर्ड्स में लिख देते हो। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो इन ऑर्डर टू मेजर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट लेट्स से BSE 500 कंपनीज। तो अब आपने क्या किया, उसको पैराफ्रेज कर दिया अपने वर्ड्स के अंदर, एंड दिस इज परफेक्टली लीगल, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने उस जो भी पेपर आपने यूज किया था उसका आपने साइटेशन यहां पे दे दिया मेन बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं इंटेक्स साइटेशन, ठीक है। और फिर हर इंटेक्स साइटेशन के लिए आपको लास्ट में कंप्लीट साइटेशन देना होगा, ठीक है, एट द लास्ट, जिसको हम कहते हैं रेफरेंस लिस्ट या फिर रेफरेंसिंग, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपने इंटेक्स साइटेशन दिया और रेफरेंसिंग में नहीं डाला, ठीक है, तो वहां पे आपने गलती कर दी है, वहां पे आपने एरर कर दिया है, वो टेक्निकल एरर कहलाता है, इट इज अ काइंड ऑफ अ टेक्निकल एरर, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली दोनों जगह वो होना चाहिए, और अगर आपने ऑल टुगेदर मिस कर दिया है तब तो भाई वो एथिकल एरर कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि एथिकली आपको किसी के भी काम को अगर आपने यूज किया है, आपको उसको साइड करना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। साइटेशन स्टाइल समझ में आ गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे रेफरेंसिंग स्टाइल के बारे में। साइटेशन स्टाइल, रेफरेंसिंग स्टाइल इज मोर और लेस द सेम। अब हम मेजरली 4 स्टाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है व्हाइल यू आर राइटिंग अ रिसर्च पेपर, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये आपसे एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि रीसेंट ईयर में रेफरेंसिंग स्टाइल पे पास्ट ईयर्स में सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो इन 4 रेफरेंसिंग स्टाइल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। खास बात में क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है अपने ही एक आर्टिकल का, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बेसिस पे बहुत स्पेसिफिकली आपको डिफरेंस बताने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा स्टाइल वहां पे यूज किया गया। तो प्लीज ध्यान से देखना डिफरेंसेस को, वरना पूरे रट्टे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। The style was developed in the year 1929 by a group of scientists, blah blah blah, कोई ज्यादा रेलेवेंट नहीं है ये, ठीक है। Primarily used in education, साइंसेज एंड साइकोलॉजी, मेजरली एजुकेशन सेक्टर के अंदर, मतलब एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, जहां पे डोमेन पे काम हो रहा है। साइंस वाले डिपार्टमेंट में, साइकोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज एन ऑथर डेट स्टाइल। ऑथर डेट स्टाइल कहा जाता है कि भाई ऑथर के ओरिएंटेशन से, ठीक है, इसको बनाया गया है, इसको क्रिएट किया, ठीक है। मोरलेस फुल फॉर्म पता होना चाहिए, APA का अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। फुल फॉर्म भी कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, 2020 के पेपर में पूछा गया था, पास्ट ईयर चेक कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा एग्जांपल क्या है, ठीक है। सिंह AK, ये हमारे फर्स्ट ऑथर का नाम है, ठीक है। सिंघानिया S, सेकंड ऑथर, थर्ड सरदाना V, ये 3 ऑथर्स हैं जो इस पेपर के अंदर हैं। बहुत छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट इज योर ऑथर्स नेम। यहां तक क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ऑथर्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है कि ऑथर्स के कंप्लीट नाम नहीं लिखे हुए, उनके सिर्फ सरनेम लिखे हुए हैं, सिंह, सिंघानिया, सरदाना, और आगे वाला नेम जो है वो सिर्फ वर्ड्स, अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं, इनिशियल्स यूज किए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे अमित कुमार सिंह, शुभम सिंघानिया, वरदा सरदाना। तो यहां पे बेसिकली किया क्या गया है, पहले वर्ड्स का, पहले नाम का जो आपका मेन वर्ड होता है, मेन नाम होता है, उसके सिर्फ इनिशियल्स यूज किए गए हैं, और टाइटल जो आपका होता है, ठीक है, जो आपका सरनेम होता है बेसिकली, उसको यहां पे कंप्लीटली यूज किया गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, ईयर।
तो यहाँ पे ईयर गिवन है, ईयर आप ध्यान दीजिए कॉमा में गिवन है, मतलब बेसिकली ब्रैकेट्स गिवन है जहां पे उन्होंने ईयर लिखा है। नेक्स्ट आ गया हमारा पेपर का नाम। पेपर का नाम क्या है? डू वुमेन ऑन बोर्ड्स अफेक्ट फर्म्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एविडेंस फ्रॉम इंडियन आईपीओ फॉर्म। ये बेसिकली रिसर्च पेपर का टाइटल है, रिसर्च पेपर का नाम है। तो अगर आपको ये रिसर्च पेपर पढ़ना है तो आप इसको गूगल करके पढ़ सकते हो, आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है? दिस इज ऑस्ट्रेलेशियन अकाउंटिंग बिजनेस एंड फाइनेंस जर्नल। ये क्या है? ये जर्नल का नाम है स्टूडेंट्स। 13 अगेन ब्रैकेट में 2 और 53/60। ठीक है, 13 क्या है? 13 इज योर वॉल्यूम नंबर। जब आप किसी भी जर्नल में पब्लिश करते हो तो अलग अलग वॉल्यूम्स में निकलते रहते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि कौन से वॉल्यूम में पब्लिकेशन हुई। और 2 क्या है? 2 इज योर इशू नंबर। इशू नंबर मतलब लेट्स से कि इस पर्टिकुलर साल में 2023 के अंदर एक वॉल्यूम निकला, जो भी उस जर्नल का वॉल्यूम होगा। जनरली क्या होता है कि जो जिस साल में वो जर्नल स्टार्ट होता है वो वॉल्यूम 1 होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अगर 2001 में शुरू हुआ होगा, 2001 में वॉल्यूम 1 रही होगी, और 2023 में क्या हो जाएगी? वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 23। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या है? बेसिकली इशू नंबर। अब ये कोई जरूरी तो नहीं है ना कि एक साल में एक ही इशू निकलता हो। कुछ जर्नल जो है वो साल में सिर्फ 2 बार इशू निकालते हैं, कुछ जर्नल साल में 4 बार इशू निकालते हैं, कुछ जर्नल साल में 6 बार निकालते हैं, और कुछ जर्नल 12 बार भी निकालते हैं। तो बेसिकली वॉल्यूम 23/2 का क्या मतलब हो जाएगा कि वॉल्यूम 23 है। ठीक है, और जो इशू नंबर है वो सेकंड है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 53/68 इज योर पेज नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप पूरा का पूरा जो मैंने एग्जांपल दिया प्रैक्टिकल, उसमें सारे टर्म्स क्लियर हो गए। दोबारा बता रहा हूं, पहले क्या लिखा हुआ है? ऑथर्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें फुल नेम नहीं है। देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा हुआ है, देन पेपर का टाइटल लिखा हुआ है, देन जर्नल का नाम लिखा हुआ है, वॉल्यूम और इशू नंबर लिखा हुआ है, एंड लास्ट में आपके सामने पेज नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये कंप्लीट रेफरेंसिंग स्टाइल है जिसे हम कहते हैं एपीए। बाकी की बाकी डिटेल सेम रहेगी, सिर्फ लिखने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका रेफरेंसिंग स्टाइल के अंदर चेंज होता है, और डिटेल्स चेंज कभी नहीं होती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि 2019 में पेपर पब्लिश है तो 2022 लिख दोगे, या वॉल्यूम 13/2 है तो वॉल्यूम 13/4 कर दोगे। तो जो कंटेंट है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका, डिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, आई होप द एपीए स्टाइल इज क्लियर। तो ये हमारी पहली स्टाइल थी, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टाइल है जो सबसे कॉमनली आपको रिसर्च पेपर्स में देखने को मिलती है, या फिर जिसको जर्नल्स प्रमोट करते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलें सेकेंड वाले में। सिमिलर टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वेरी सिमिलर, काफी सिमिलैरिटी है इसके अंदर एपीए से, इसीलिए मैंने साथ रखी है ताकि आपको डिफरेंस दिखा सकूं। ठीक है, वेयर एपीए इज प्राइमरली यूज्ड इन यूएसए, हार्वर्ड जो है वो जनरली यूज किया जाता है यूके और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये भी आपको एक छोटा सा डिफरेंस पता चल गया कि जो एपीए है वो यूएसए में ज्यादा कॉमन है, और हार्वर्ड रेफरेंस स्टाइल जो है वो यूके और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहां पे यूज होता है? जनरली ह्यूमैनिटीज में, मतलब आर्ट्स, सोशल साइंसेज, इन सारे सब्जेक्ट्स डोमेन्स में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बाकी डिटेल जो है वो बेसिक है, मेन ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर आप ध्यान रखो, अभी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले ऑथर्स का नेम आएगा जिसमें फुल नेम नहीं आएंगे, फिर ईयर आएगा, फिर जर्नल का नाम, सॉरी, फिर पेपर का नाम आएगा, फिर जर्नल आएगा, फिर आपको डिटेल्स आएंगी वॉल्यूम और इशू की, फिर पेज नंबर आएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखो, मैंने जानबूझ के यहाँ पे येलो हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सको कि चेंज क्या, बहुत छोटा सा चेंज है। एपीए के अंदर क्या था? ईयर जो थे वो ब्रैकेट के अंदर थे। याद करो, दोबारा दिखाऊं, जो ईयर थे वो ब्रैकेट के अंदर थे, आप यहां पे देख सकते हो, और वॉल्यूम के बाद पेज नंबर के लिए पीपी वर्ड नहीं लिखा हुआ था। और यहां पे क्या हुआ है? यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे पीपी वर्ड लिखा हुआ है, और यहां पे ब्रैकेट जो है वो चेंज हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग एल्स इज एज इट इज सेम एज इट इज इन केस ऑफ एपीए। बाकी कोई चेंजेस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एपीए, सिर्फ दो ही छोटे छोटे चेंज है। पहला चेंज है कि 2019 का ब्रैकेट चला गया है, दूसरा क्या है कि पेज नंबर से पहले वर्ड पीपी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इन स्मॉल लेटर्स। यही दो डिफरेंसेस। अब आप सोच रहे होगे सर इतनी डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? देखो दोस्तों, दो रीजन है। पहला, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आपको रेफरेंसिंग स्टाइल्स के डिफरेंसेस पता होने चाहिए, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, वेदर यू गो फॉर अ पीएचडी इंटरव्यू और वेदर यू गो फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू। सेकेंड एलिमेंट क्या है कि अगर मैं एमसीक्यूज बना रहा हूं और मैं आपको ये एग्जाम्पल दे दूं तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कौन सी स्टाइल यहां पे यूज की गई है। इसलिए मैं इतनी मेहनत करके हाईलाइट करके आपको स्पेसिफिकली सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, जिसको हम MLA कहते हैं, इट इज नोन एज MLA। ठीक है, अब इसको देखते हैं। MLA इज मोस्ट अप्लाइड बाय द आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, पर्टिकुलरली इन यूएसए। तो ये भी यूएसए में अप्लाई होता है जैसे एपीए यूज होता है। अब दोबारा से देखिएगा क्या चेंज है। ठीक है,
जो पेपर का नाम है वो एज इट इज सेम है, जो जर्नल का नाम है वो भी एज इट इज चेंज है। तो कहां कहां चेंजेस है? पहला चेंज है, ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट, कि अब जो नाम है वो फुल हो गए। मतलब अभी तक क्या था, अभी तक हम सरनेम और जो इनिशियल नाम होता है हमारा मेन नाम होता है, ठीक है, उसमें हमने क्या कर रखा था, उसमें हमने सिर्फ इनिशियल्स यूज किए हुए थे। अब हमने क्या कर दिया, पूरा कर दिया, अमित कुमार सिंह, सिंह अमित कुमार, शुभम सिंघानिया, वरदा संधा, मतलब पूरा का पूरा नाम हमने यहां पे यूज कर दिया, ठीक है। दूसरा चेंज यहां पे क्या है, अभी तक हम कैसे लिख रहे थे, अभी तक हम लिख रहे थे वॉल्यूम 13 इशू 2, अब हम कैसे लिख रहे हैं 13.2। एक और छोटा सा चेंज क्या है कि पहले 13.2 के बाद पेज नंबर आता था, ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, ईयर यहां से हट गया। पहले ईयर हम कहां लिखते थे, हम यहां लिखते थे ईयर, ठीक है। दिखाऊं मैं आपको हम कहां लिखते थे ईयर, दोबारा से एक बार देखो, हम ऑथर्स के नाम के बाद ईयर लिखते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, अब हम लास्ट में यहां पे एक बार हमने जहां पे वॉल्यूम लिख दिए, इसके बाद हम ईयर लिख रहे हैं एंड फाइनली सेमी कोलन लगा के, दो डॉट्स लगा के, ठीक है, हमने पेज नंबर लिख दिया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है यहां पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो नाम है वो फुल नेम हो गया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, अगर फुल नेम दिया हुआ है तो आपको पहले ही पता है कि ना ही ये एपीए है और ना ही ये हॉवर्ड स्टाइल है, तो 50% डाउट तो वहीं पे क्लियर हो गया। ये सबसे बड़ा चेंज है। सेकंड सबसे बड़ा चेंज क्या है कि ईयर अब ऑथर्स के नाम से हट के लास्ट में आ गया है, ठीक है, और वॉल्यूम जो 13 ब्रैकेट 2 लिखा होता था अब 13.2 लिखा हुआ है, पेज नंबर एज इट इज लिखा हुआ है, हॉवर्ड में पीपी लिखा होता है, इसमें पीपी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट से डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टाइल हो गया रेफरेंसिंग का, दैट इज एमएलए और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, मेजरली यूज्ड इन ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स इन द कंट्री लाइक यूएसए, ठीक है। आगे चलें, लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, शिकागो स्टाइल। शिकागो स्टाइल क्या है? द शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल इज अ स्टाइल गाइड फॉर अमेरिकन इंग्लिश पब्लिश्ड इन 1906 बाय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने इसको पब्लिश किया था, इसलिए इसका नाम शिकागो हो गया, और ये सबसे कम यूज होता है। मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ ऑल द रेफरेंसिंग स्टाइल सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, एपीए। उसके बाद नेक्स्ट हावर्ड यूज होता है, एमिनेंट पब्लिशिंग हाउस में सच एज एमराल्ड। एमराल्ड एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, तो वहां पे हम कौन सा यूज करते हैं, वहां पे हम हावर्ड स्टाइल यूज करते हैं, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं मैं, प्लीज पढ़ लीजिए, साथ में काम आ जाएगा। एमराल्ड के अंदर आप हावर्ड स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा एपीए, उसके बाद हावर्ड, उसके बाद एमएलए और शिकागो। शिकागो सबसे कम यूज होता है इन जनरल, ठीक है। यहां पे क्या है, दोबारा ध्यान दीजिए, नाम पूरा लिखा हुआ है जैसे एमएलए में लिखा हुआ था, उसके बाद ईयर नहीं आया है, उसके बाद क्या आया है, जनरल का नाम आया है, उसके बाद क्या आया है, उसके बाद अभी वहां पे हमने पिछली बार क्या लिखा हुआ था, हमने 13.2 लिखा हुआ था। यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, वॉल्यूम और इश्यू नंबर को 13 कॉमा नंबर 2 ईयर एंड देन यू हैव योर पेज नंबर, ठीक है। तो अगर मुझे बहुत बेसिक डिफरेंस करना हो या मेन डिफरेंस आइडेंटिफाई करना हो, तो अपार्ट फ्रॉम फुल नेम तो है ही जैसे एमएलए में था, मेजर डिफरेंस क्या है कि वहां पे हम 13.2 लिख रहे थे, यहां पे हम 13 नंबर 2 लिख रहे हैं। तो इस छोटे से डिफरेंस से ही, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इस छोटे डिफरेंस से और अगर फुल नेम है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हमारा कौन सा स्टाइल है, शिकागो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग यहां पे इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। सारे डिफरेंस क्लियर हो गए। एमएलए और शिकागो आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, और एपी और हार्वर्ड आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। तो आपको सिर्फ दो रेफरेंसिंग स्टाइल्स के बीच में आइडेंटिफाई करना होगा, अगर आपने ये देख लिया कि भाई नाम पूरा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप आपको चारों रेफरेंसिंग स्टाइल अच्छे से क्लियर हो गई हो। कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लीजिए, ठीक है। आगे चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ पहला क्वेश्चन देखते हैं, which of the below mentioned referencing style is used by prominent emerald publishing house for their respective journal। आपको मैंने पहले ही बताया, अभी जस्ट बताया मैंने आपको कि एमराल्ड एक बहुत ही फेमस पब्लिशिंग हाउस है, ठीक है। आपको बताना है कि एमराल्ड कौन सा रेफरेंसिंग स्टाइल यूज करता है। देखो यार, कई बार है ना, कुछ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताई होती है ना, वो एग्जाम में काम आ जाती है या इंटरव्यू में काम आ जाती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि सर आपकी स्टैटिस्टिक्स की क्लास अटेंड करते थे, पता ही नहीं चला कि कब वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे आईटी दिल्ली के इंटरव्यू में काम आ गई या आईएम के इंटरव्यू में काम आ गई। तो कोई अगर फैकल्टी, कोई अगर मेंटोर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसको ऐसे मत सोचा करो कि सर एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हैं। ये सोचो कि आप जिस लाइन में हो, आप इस जिस कैटेगरी में जाने वाले हो, जिस करियर में जाने वाले हो, उस कैरियर में कभी भी नॉलेज नुकसानदायक नहीं होने वाली। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी यूजफुल टू यू, ठीक है। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। हार्वर्ड स्टाइल, एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल या फिर शिकागो स्टाइल, आंसर हो जाएगा हार्वर्ड स्टाइल। किसी भी एमराल्ड पब्लिशिंग के जर्नल को उठा के देख लो, हमेशा वो हार्वर्ड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग ही यूज करता है 99% केसेस के अंदर, ठीक है। आगे चलें, लेट्स मूव टू द
सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। एक एग्जांपल दिया हुआ, कैम्बेल के मिंगुआ वेरा ए, ठीक है, 2008, जेंडर डाइवर्सिटी इन द बोर्ड रूम एंड फॉर्म्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, पेज नंबर, आइडेंटिफाई। सिंपल, ठीक है। अब देखो, जो स्मार्ट बच्चे होंगे ना, उन्होंने डिफरेंसेस बहुत अच्छे से सुना होगा, तो उन्होंने ये देखा कि सर दो स्टाइल्स हैं जिसके अंदर पूरा नाम यूज होता है और दो स्टाइल्स हैं जिसके अंदर पूरा नाम नहीं यूज होता। किन दोनों में पूरा नाम नहीं यूज होता? एपीए और हार्वर्ड में। तो अब हमें क्या पता चल गया? पहली चीज कि सर एमएलए और शिकागो तो ये हो ही नहीं सकते, दो ऑप्शन तो हम क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एपी और हार्वर्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है पीपी का। एपीए स्टाइल कभी भी पीपी वर्ड यूज नहीं करता। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि एपीए के अंदर ये ब्रैकेट में होता है और जब हम हार्वर्ड में जाते हैं तो ये ब्रैकेट जो है ये हट जाते हैं, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस क्या है? पीपी का आपको क्लियरली यहां पे नजर आ रहा है, पीपी लिखा हुआ है। यू नो योर आंसर दैट द आंसर इज गोइंग टू बी हार्वर्ड। बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, बट अगर एक एक छोटे छोटे डिफरेंसेस जो मैंने बताए वो पकड़ लिए तो बाकी चीजें याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आगे चलें, शुड वी मूव फॉरवर्ड। A research scholar has provided the support of research article in the paper but has not mentioned in the reference. Research scholar ने support provide किया है, ठीक है, support लिया है and has mentioned in the paper, ठीक है, पेपर में मेंशन किया है, ठीक है, यूज किया है, ठीक है, बट हैज नॉट मेंशन इन द रेफरेंस। उसने रेफरेंस के अंदर इसको मेंशन नहीं किया। अब ये किस टाइप का एरर है, ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं। रिसर्च स्कॉलर हैज प्रोवाइडेड द सपोर्ट ऑफ रिसर्च आर्टिकल इन द पेपर। कहने का क्या मतलब है? यहां पे इन टेक्स्ट साइटेशन दी हुई है, सपोर्ट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इन टेक्स्ट साइटेशन उसने दी हुई है बट हैज नॉट मेंशन इन द रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर वो मेंशन करना भूल गया। कौन सा एरर है? अनएथिकल है, लीगल है, टेक्निकल है या फिर मॉरल है? अब देखो, अगर उसने दोनों जगह नहीं मेंशन किया होता तो हम क्या कह रहे थे कि भाई अनएथिकल है, ठीक है। अगर उसने कुछ लीगल रिलेटेड एस्पेक्ट्स में गड़बड़ी करी होती, किसी का काम चुरा लिया होता, तो हम कहते कि भाई ये तो लीगली गलत किया है, ठीक है। मॉरली गलत कब कहते हैं? जब इसने किसी से काम करवा लिया होता, लेट से 4 लोगों से रिसर्च पेपर में काम करवा लिया और उसका नाम नहीं डाला, ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट कर लिया, तो हम कहते हैं कि भाई मॉरली गलत काम किया, कि भाई उसने काम किया था, आपने उसका नाम नहीं डाला। एक जगह यहां पे डाला है, दूसरी जगह नाम नहीं डाला है, तो इट इज अ टेक्निकल फ्लॉ, मिस्टेक हो गई है, टेक्निकल एरर हो गया है। सो देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी सी, टेक्निकल एरर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ऑस्प्रस, नील्स, एंडर्स आर विलियमसन, द राइट मिक्स, जेंडर डाइवर्सिटी इन टॉप मैनेजमेंट टीम्स एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू, जर्नल का नाम, 75 इज गिवन एज टू बी व्हाट डू यू से द वॉल्यूम नंबर, नंबर 2 आपके सामने गिवन है, 2015 गिवन है, पेज नंबर गिवन है, व्हाट डज द हाइलाइटेड टर्म रिफर्स टू। ये जो नंबर 2 है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले तो ये बताइए किस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है? इज इट रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम नंबर? इज इट रिप्रेजेंटिंग द सीरियल नंबर ऑफ द आर्टिकल? इज इट रिप्रेजेंटिंग द इशू नंबर? और इज इट रिप्रेजेंटिंग द जर्नल नेम? चारों में से क्या चीज है जो यहां पे रिप्रेजेंट की जा रही है, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अभी मैंने आपको सब कुछ समझाया है। ये ऑथर्स के नाम हो गए, ये रिसर्च पेपर का नाम हो गया, ये जर्नल का नाम हो गया, ये वॉल्यूम नंबर है, ये इशू नंबर है, ये ईयर है, ये पेज नंबर है, ठीक है। तो यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज दिस नंबर 2 इज योर इशू नंबर। सो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है सब कुछ। आई होप यू आर एंजॉइंग। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ। अब इसको हम कहते हैं बाउंसर्स, ठीक है, क्योंकि कई चीजें होंगी जो आप एडिशनली सीखोगे। द जर्नल्स कैन बी ट्रैक यूजिंग अ स्पेसिफिक नंबर। मुझे अपने पेपर को ट्रैक करना है, ठीक है। जर्नल्स या आर्टिकल्स कह दो, हियर इट शुड बी एक्चुअली आर्टिकल्स, ठीक है। द आर्टिकल्स कैन बी ट्रैक्ड यूजिंग अ स्पेसिफिक नंबर, ठीक है। व्हाट इज दिस नंबर? ठीक है, हम इसको जर्नल ही रहने देते हैं, लेट्स कीप इट जर्नल ओनली। द जर्नल्स कैन बी ट्रैक्ड यूजिंग अ स्पेसिफिक नंबर। व्हाट इज दिस नोन एज? इसको क्या कहा जाता है? अब यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, डीओआई, आईएसबीएन, यूजीसी लिस्टेड नंबर और आईएसएसएन, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा पहले आपको। यहां पे डीओआई क्या होता है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ठीक है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ठीक है। ये क्या काम आता है? ये एक रिसर्च आर्टिकल को आइडेंटिफाई करने का काम आता है। इसका मतलब अगर यहां पे जर्नल की जगह मैंने आर्टिकल लिख दिया होता, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता? आंसर हो जाता डीओआई, ठीक है।
यूजीसी लिस्टेड नंबर, जो भी जर्नल से अगर वो यूजीसी में लिस्टेड है तो उनको एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट कर दिया जाता है यूजीसी की तरफ, ठीक है, जो जनरली उनके यूजीसी की वेबसाइट पे मेंशन होता है या फिर जर्नल की वेबसाइट पे नंबर मेंशन होता है। तो यहाँ पे उसके बारे में कोई जिक्र नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आपको आईएसबीएन नंबर और आईएसएसएन के बारे में पता होना चाहिए। आईएसबीएन क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इसका मतलब अगर आपकी जो बुक है वो ग्लोबली रजिस्टर्ड है, लेट्स से कल को आप बहुत अच्छा करते हो रिसर्च में, अपनी एक बुक लिख देते हो, ठीक है, बुक पब्लिश करा लेते हो और वो किसी इंटरनेशनल पब्लिशर से पब्लिश कराई, लेट्स से टेलर एंड फ्रांसिस में पब्लिश करी हुई है, सेज में पब्लिश करी हुई है, स्प्रिंगर में पब्लिश करी हुई है, एमराल्ड में पब्लिश करी हुई है, तो वो इंटरनेशनल बुक हो जाएगी। तो उसको एक इंटरनेशनल सीरियल नंबर दिया जाता है ताकि हम उस बुक को आइडेंटिफाई कर सके। आइडेंटिफिकेशन नंबर यूनिक होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आईएसबीएन नंबर। यहां पे बुक के बारे में बात नहीं की जा रही है, तो आईएसबीएन कैन नॉट बी द आंसर। आईएसएसएन नंबर, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सर्विस नंबर। सर्विस नंबर या फिर सीरियल नंबर भी इसको कई बार कहा जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ठीक है। अब ये नंबर क्या होता है? ये नंबर जनरली किसी स्पेसिफिक जर्नल को दिया जाता है, किसी मैगजीन को दिया जाता है ताकि आप उस जर्नल को खोज सको। देखो, आर्टिकल को खोजने के लिए डीओआई, बुक को खोजने के लिए आईएसबीएन नंबर, यूजीसी में लिस्टेड है कि नहीं उसको खोजने के लिए यूजीसी लिस्टेड नंबर, और आईएसएसएन नंबर इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जर्नल। जर्नल को आइडेंटिफाई करना है तो आईएसएसएन नंबर की जरूरत, ठीक है। सो देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डी, दैट इज आईएसएसएन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप सब चीजें आपको समझ में आ गई हैं। देखो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कल जब आपके सामने ये क्वेश्चंस आए आप उनको प्रॉपर्ली हैंडल कर सको। सिर्फ थ्योरी में मत रह जाओ, क्योंकि अब जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस तरीके से एनटीए सवाल पूछा, दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर, दे आर वेरी एनालिटिकल इन नेचर। तो अगर आप सिर्फ पास्ट ईयर्स लगा के जाना चाहते हो, सिर्फ थ्योरी पढ़ के जानना चाहते हो, तो प्लीज ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। हो सकता है कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाए, बट जीआरएफ क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा, ठीक है। तो चलो, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे हमारे सेशंस होते हैं एट 5 PM शार्प, जिसपे मैं और हरनीत सर लगातार आपके इंपॉर्टेंट सेशंस ले रहे हैं फॉर बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। साथ साथ हमारा एक और चैनल है अनुज जिंदल बाय यूजीसी नेट बाय अनुज जिंदल, जिसपे हम ट्रिक्स एंड टिप्स, ठीक है, स्ट्रैटेजी वीडियोस, कुछ और रेलेवेंट लगता है हमें वो उस पे हम कराते रहते हैं। दोनों चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो प्लीज दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस सेशन से कुछ भी सीखने मिला हो, आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ भी हेल्प कर पा रहा हूं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जून 2023 एग्जाम, प्लीज डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।